गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भूगोल विषय का जो सेकंड लेसन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड लेसन का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी कि वनों के ऊपर भी चर्चा होगी और वन्य जीव संसाधनों के ऊपर भी चर्चा होगी। देखो, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि भारत जो है उसमें विश्व की 8% है वो जैव उपजातियाँ हैं, यानी कि अलग अलग लगभग 8%, लगभग 16 लाख जो है जैवों की उपजातियां भारत के अंदर मौजूद है। यानी कि जैव उपजातियों में भारत है वो एक संपन्न देश है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जैव है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे लगभग 47,000 वनस्पतियों की उपजातियां हैं। 47,000 वनस्पति जो है पेड़ पौधों की उपजातियां पाई जाती हैं, जबकि 15,000 के आसपास 15,000 के आसपास उपजातियां हैं वो वनस्पतियों की है, वो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, और कुछ हैं वो विदेशी हैं। यहाँ पे लगभग 81,000 जो है 81,000 वन्य जीव उपजातियां मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि जीव जंतु हैं वो उनकी 81,000 जो है वो जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं देश के अंदर, जबकि 15,000 हैं वो भारतीय मूल की वनस्पति की टाइप्स हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के जो वन्य जीव है और जैव उपजातियां हैं वो लगभग विश्व की 8% हैं और 16 लाख के आसपास बनती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव उपजातियां पाई जाती है, तो आपको ये 16% याद रखना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो हमारा मेन टॉपिक्स है कि जो वन एवं वन जीव संसाधन है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और याद दिला देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से एक याद आ गया कि पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव हैं वो किस चीज़ का सर्जन करते हैं या कि किस चीज़ का निर्माण करते हैं। एक तो होता है पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव, ये तीनों मिलके इकोसिस्टम या पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव है वो इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी कि पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ये भी क्वेश्चन आज का पहले और ये भी आज का, विश्व की कितने प्रतिशत उपजातियां जैव उपजातियां वो भारत में पाई जाती हैं। अब आते हैं पौधे और प्राणियों की श्रेणियों के ऊपर। देखो, देश के अंदर लगभग 8% उपजातियां पाई जाती हैं। 16 लाख के आसपास जो उपजातियां हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय जो प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है उसने इन उपजातियों को अलग अलग 6 श्रेणियों में बांटा है। पौधे और प्राणी जो हैं दोनों को मिला के कुल 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है इनको। तो उन कैटेगरीज को की चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, ये स्टार्टिंग इस क्वेश्चन की है होती है इस लेसन की। तो हम एक एक करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं सामान्य जातियाँ। सामान्य जातियाँ कौन सी होती हैं? देखो, इसके अंदर वे सभी जातियां पाई जाती है जो जीवन के लिए मुख्य रूप से सामान्य होती हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य रूप से वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो सब जातियां वो इसके अंतर्गत शामिल होती हैं जिनको सामान्य जातियां कहते हैं। जैसे पशु है, जैसे गाय है, भैंस है, इस प्रकार के जो पशु हैं वो सामान्य रूप से पाए जाते हैं। चीड़ जो होता है एक वृक्ष होता है, चीड़ का साल जो होता है, साल का भी एक वृक्ष होता है। ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो वनस्पति है, ये पशु है, ये सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सामान्य जातियों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। सिंपल सा आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। सामान्य जातियों में जो पशु है वो चीड़ और साल है वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी जो श्रेणी आती है वो है संकटग्रस्त जातियाँ। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है संकटग्रस्त, यानी कि संकट से ग्रस्त जो जातियां, यानी कि जो जीव और वनस्पति संकटग्रस्त हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या शामिल होता है कि वे सभी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, यानी कि संकट से ग्रस्त हैं, अगर ऐसे ही ग्रस्त रही, यानी कि इनके लिए विषम परिस्थितियां ऐसे ही बनी रही, तो ये संकटग्रस्त क्या हो जाएंगी? लुप्त हो जाएंगे एक प्रकार से। ठीक है, तो लुप्त जातियों में यानी कि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये जो संकटग्रस्त जातियां इसमें शामिल होती है, जैसे काला हिरण है, ठीक है, मगरमच्छ है, शेर पूंछ वाला बंदर जिसको लंगूर भी कहते हैं हम, वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। जंगली गधा है, गेंडा है। ये जो जातियां ये सब के सब
काला हिरण, मगरमच्छ, शेर पूंछ वाला बंदर, जंगली गधा या गेंडा है, ये सब संकटग्रस्त जातियों में शामिल होते हैं और जल्द ही इनके लिए विषम परिस्थितियों को समाप्त नहीं किया गया तो ये जो जातियां हैं वो क्या हो जाएंगी, वो लुप्त हो जाएंगी, वो हमें दिखाई नहीं देंगी, देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये संकटग्रस्त जातियों में शामिल की जाती है। तीसरी जो जाति है वो सुभेद है। सुभेद जातियां, इसमें कौन सी जातियां होती है, जिनकी संख्या निरंतर घट रही है, यानी कि वे सभी वनस्पति या जीव जंतु इसमें शामिल होते हैं जिनकी संख्या समय के साथ साथ कम हो रही है या घट रही है, वो सब इसके अंतर्गत शामिल की जाती है सुभेद जातियों के अंतर्गत। ठीक है, इसमें नीली भेड़ है, संख्या बहुत कम हो रही है। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, जो डॉल्फिन जो मछली पाई जाती है, वो भी गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने के कारण डॉल्फिन है वो धीरे धीरे मर रही है, तो इनकी संख्या भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। एशियाई हाथी है, इनके शिकार के कारण एशियाई हाथी है उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, तो ये सुभेद जातियों के अंदर शामिल किए जाते हैं और ये सुभेद जातियां धीरे धीरे घटती इनकी संख्या ज़्यादा घट जाएगी तो वो संकटग्रस्त में शामिल हो जाएंगी, और जब अगर ये संकटग्रस्त जातियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी तो वो कहाँ चली जाएंगी, वो लुप्त जातियों के अंतर्गत शामिल हो जाएंगी, यानी कि वो धरती से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, इसके पश्चात जो फोर्थ जो श्रेणी है वो है दुर्लभ जातियाँ। ठीक है, दुर्लभ यानी कि विचित्र, जो बहुत विचित्र लगे देखने में, ठीक है, वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। वे सभी वनस्पति या जीव जंतु जो विचित्र रूप में देखने को मिलते हैं या एक प्रकार से सुभेद रूप में ही देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, कम होती वही विचित्र चीज होती है। ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे हिमालयन भूरा भालू, भूरा भालू है, भालू होता है एक, तो एक भूरा भालू होता है। ठीक है, तो वो विचित्र होता है एक प्रकार से। ठीक है, दुर्लभ होता है, इसलिए उसको दुर्लभ जातियों में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोनों ही जो फिफ्थ और सिक्स्थ जो श्रेणी है वो दोनों ही सिंपल सी हैं। ठीक है, इनके नाम से ही है, डेफिनेशन है बिल्कुल आसान है। स्थानीय जातियां, स्थानीय यानी कि किसी स्थान विशेष पर जो वनस्पति जो जीव जंतु किसी स्थान विशेष पर पाए जाते हैं, यानी कि इन जातियों के साथ इन जीवों के साथ किसी स्थान का नाम जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत स्थानीय जातियों के अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे अंडमानी टिल, टिल होती है बतख। ठीक है, अंडमानी यानी कि अंडमान में पाई जाती है वो। ठीक है, इसलिए इसको अंडमानी टिल कहा गया, इसलिए वो स्थानीय हो गई। निकोबारी कबूतर, निकोबार में जो कबूतर पाए जाते हैं उसके साथ देखो निकोबार स्थान का नाम जुड़ गया, इसलिए क्या है, स्थानीय जातियां। अरुणाचल प्रदेश का मिथुन जो होता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मिथुन जो होता है उसके साथ अरुणाचल प्रदेश जुड़ गया, इसलिए यह क्या हो गई, स्थानीय जातियां। सिंपल से एग्जाम्पल है अंडमानी टिल, निकोबारी कबूतर, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। स्थानीय जातियां वे जातियां होती है, वे वनस्पति जीव जंतु जो किसी स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जो लास्ट जो है वो लुप्त जातियां, लुप्त यानी कि बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं वो। ठीक है, जिनके निवास स्थान पर अगर खोजा गया है तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं मिली हैं। ठीक है, इसलिए वो लुप्त जातियां। जैसे क्या होता है कि लुप्त कैसे कहेंगे, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है वो क्लास में है, ठीक है, पेरेंट्स को पता है कि वो क्लास में या स्कूल में गया हुआ है। ठीक है, और अगर पेरेंट्स आके वहाँ पे देखें उसको और वहाँ से वो नए मिले स्कूल के अंदर या क्लास में नहीं मिले तो क्या हो गया, लुप्त हो गया। वो कहाँ लुप्त हो गया, यानी कि उसके जो मूल स्थान था, निवास स्थान था, घर पे कोई बच्चा है वो घर पे नहीं मिलता, स्कूल में स्टूडेंट नहीं मिलता है, तो यानी कि वो सॉरी उस निवास स्थान पे नहीं मिला है तो वो क्या कहेंगे, वो लुप्त हो गया। ठीक है, तो लुप्त जातियां वे हैं जिनको निवास स्थान पे खोजा गया लेकिन वहाँ पे वो मौजूद नहीं मिले हैं। ठीक है, इसलिए वो लुप्त जातियों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसमें देखो एशियाई चीता है। ठीक है, चीता होता है एशिया महाद्वीप में पाया जाता था लेकिन वहाँ पे खोजा गया तो वो वहाँ पे नहीं मिला। गुलाबी सिर वाली बतख बहुत इंपॉर्टेंट है लुप्त जातियाँ, और दोनों एग्जाम्पल एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख ये लुप्त जातियों के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 6 अलग अलग श्रेणियों में वन एवं वन्य जीव को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, तो उनको आपको एग्जाम्पल अच्छी प्रकार 2-3 बार देखोगे तब एग्जाम्पल याद होंगे। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल याद हो सकते हैं, जैसे स्थानिक जातियां हैं वो आसानी से याद हो सकती है, लुप्त जातियां भी, लेकिन जो संकटग्रस्त है सुभेद जातियां हैं वो 1-2 बार आप अभ्यास करोगे, बार बार लिख के देखोगे तो आसानी से याद हो जाएंगी, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो ये
सेकंड लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में से, इसी क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सामान्य जातियाँ किन्हें कहा जाता है, सामान्य जातियों के एग्जाम्पल बताइए। संकटग्रस्त जातियाँ किसे कहा जाता है, सुभेद जातियाँ किसे कहा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से बन सकते हैं। तो आप इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके बार बार देखें इसको, तब अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।